श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम स्टडी की शुरुआत कर रहे हैं और हम शुरुआत कर रहे हैं पहले वीडियो से, और ये वीडियो हम शुरुआत कर रहे हैं बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ से। आप बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ की कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। मित्रों, शुरुआत में हम बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे 2-4 वीडियोज़ में। उसके बाद हम इनकी जो 38 रेमेडीज़ 38+1 जो आप समझेंगे 38+1 का मतलब क्या है, इन रेमेडीज़ को हम पहले शॉर्ट में उसके की नोट्स के रूप में देखेंगे। उसके बाद हम डिटेल स्टडी, केस स्टडी के साथ एक एक मेडिसिन के एक वीडियो में करेंगे। और जब ये वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम रोज़ कुछ न कुछ केस स्टडी जो है इसकी स्टडी किया करेंगे, जिससे कि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथियों, ये जो बेस्ट फ्लेवर रेमेडीज़ है उसकी तरह से ही अन्य विषयों के वीडियोस भी, होम्योपैथीज़ में आपके आयुर्वेद के वीडियोस, आपके ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस, आपके मनोजैव एक्यूप्रेशर के से रिलेटेड वीडियोस और हारा डायग्नोसिस से रिलेटेड वीडियोस प्लेलिस्ट में जा कर के आप उनको क्रमशः देख लें। आज से ये शुरुआत हो चुकी है। रोज़ कभी 2, कभी 4, कभी 10 भी वीडियो आपको मिलेंगे अलग अलग कैटेगरीज़ में, तो आप अलग अलग कैटेगरीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो साथियों, अब शुरुआत करते हैं बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के परिचय की। मित्रों, मैं एक बात और बता देता हूँ, जो मैं लेक्चर्स यहाँ अपन देखेंगे उन लेक्चर्स की हूबहू टू दी पॉइंट जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वैसे के वैसे शब्दों का को मैं मतलब उनका लेखन उनको छपवा करके आप लोगों को प्रोवाइड होंगे वो एक बुक के रूप में। तो साथियों, परिचय के रूप में यदि हम देखें बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ को, तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर एडवर्ड बेच डॉक्टर एडवर्ड बेच एक योग्य क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर थे। बाद में उन्होंने होम्योपैथी की डिग्री प्राप्त की और कुछ वर्षों तक होम्योपैथी का अभ्यास किया, होम्योपैथी की प्रैक्टिस की। फिर वे होम्योपैथी उपचार पद्धति से, उसकी लेंथ से, उसको बहुत डीप स्टडी करना पड़ता है, इस वजह से वो ऊब गए। उन्होंने ये जटिल प्रणाली लगी, मतलब ये होम्योपैथी प्रणाली भी उनको थोड़ी सी जटिल प्रणाली लगी कि जो एक आम जन है, एक साधारण सा व्यक्ति है, उसको समझने में, उसके डीप स्टडी करने में उनको थोड़ी सी जटिल प्रणाली लगी। और क्योंकि हज़ारों होम्योपैथी दवाइयों के औषधि चित्र यानी ड्रग पिक्चर को याद रखना और उन्हें रोगी के लक्षणों से मिलाना, फिर विशेष मामले यानी केस में उपयुक्त सही शक्ति यानी पोटेंसी का पता लगाना आसान काम नहीं है। जब होम्योपैथी पढ़ेंगे तो हम उसकी पोटेंसी और उसके चारित्रिक लक्षण, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम तो। लेकिन हम ये समझ लो कि होम्योपैथी से वहाँ पहुँच के आए हैं। अब आप बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ की तरफ कंसंट्रेट करें और फिर रोगी के पिछली जो केस स्टडी है, केस हिस्ट्री है, उसकी आनुवंशिकता है, उसके जीवन की पिछली घटनाओं और दुर्घटनाओं, उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न दवाओं के संभावित प्रभाव और उसके सिस्टम पर आरोपित मियास्मेटिक प्रभाव के साथ दवा को सह संबंधित करना, यानी दवा को कोरिलेट करना, इन सब चीज़ों के आधार पर, और फिर उससे एक एप्रोप्रिएट उपचार, एक उपयुक्त उपचार का चयन और भी कठिन समय लेने वाला बना देता है। तो मित्रों, डॉक्टर बेच एक संत प्रकृति के व्यक्ति थे जो ईश्वर और उसकी रचना
प्रकृति में आस्था रखते थे। उनका मानना था कि जिस प्रकृति ने असंख्य जीव जंतुओं और पौधों को जन्म दिया है और जो हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की पूर्णता के लिए काम कर रही है, उसके पास इन जीवित शरीरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ सरल साधन अवश्य होने चाहिए। ठीक उस तरीके से जैसे अपने इंडिया में घरेलू नुस्खे होते हैं। मित्रों, जो ऑस्ट्रेलिया आदि जो देश हैं उनमें ये एक रजिस्टर्ड पद्धति मानी जाती है। हम देखिए अभी पेपर पेन मोड पे काम कर रहे हैं, इसलिए कि हम फेस टू फेस नहीं करेंगे, कि आपको अच्छी तरह से स्टडी हो और कंसंट्रेशन पूरी इसी पे रहे जो हम बोल रहे हैं और जो हम लिख रहे हैं। आप अपने आजकल यूट्यूब में ट्रांसलेट करके या नीचे आपको जो भाषा में हम बोल रहे हैं वो लिखी हुई चलती है, आप स्लो मोशन में करके और उसको लिख लें, नोट्स बना लें, और यदि आपको धैर्य होगा तो आप बार बार सुनते रहिए। और नोट्स जो हैं जब ये सब पूरा होगा तो फिर मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अच्छा होगा आप स्लो मोशन में देख करके और उसके नोट्स बना लें। 0.5, 0.55 या 0.6 या 0.8 जिसमें भी आप ईजी रहें उसमें अपने नोट्स बना लें, नॉर्मल से थोड़ा कम स्पीड करके। तो मित्रों, मैं जो बोल रहा था कि डॉक्टर बैच ने व्यक्ति के जीवन की पूर्णता से जो समझा वह ये था कि बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वस्थ और सुखी जीवन जीना, फिर सृष्टिकर्ता के साथ अंतिम मिलन। कहने का मतलब हम पैदा होते हैं और हम हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वस्थ जीवन जिए और फिर इस सृष्टिकर्ता के साथ अंतिम हमारा मिलन हो जाए। ये हमारा जीवन की पूर्णता को हम समझें। और मित्रों, डॉक्टर बैच ने 6 साल तक जंगलों और बीहड़ों में घूमते हुए इस बारे में जानकारी एकत्रित की कि कैसे अलग अलग जगहों पर स्थित विभिन्न पौधे और उनके फूल की प्रकृति की अनिश्चितताओं जैसे बारिश, तूफान, आंधी, धूप, बादल, बिजली आदि से खुद को बचाते हैं और आसपास के बदलावों के बावजूद बढ़ते हैं। समझे मित्रों कि जो पेड़ पौधे होते हैं जंगल में जो स्वतः उगते हैं वो किस टाइप में अपने आप को इन आंधी तूफानों से, बिजली से या प्रकृति के प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं और फिर भी अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्होंने कई पौधों और फूलों को एकत्रित किया और 38 दवाइयाँ बनाई। कितनी? 38 मेडिसिन बनाई जो मनुष्य के मूड के 38 संभावित बदलावों के, यानी ये किस पे आधारित हैं? मनुष्य के मूड, मनुष्य के मूड के 38 संभावित बदलावों के अनुरूप हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि ये जो 38 मेडिसिन है तो इनमें प्रत्येक मेडिसिन में ये माना है उन्होंने कि 38 तरह के मानसिक रूप से मूड स्विंग होते हैं और उन मूड स्विंग होने के आधार पर ही ये दवाइयाँ निर्धारित होती हैं। कहने का मतलब वहीं फिर आपकी मनोभावों को समझते हुए, देखते हुए और ये दवाइयाँ निश्चित की जाती हैं और ये माना जाता है कि आपके मनोभाव ही इन बीमारियों का कारण होते हैं और उन मनोभावों के अनुसार ये दवाइयाँ 38 दवाइयाँ चूज की जाती हैं और उनसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो साथियों, इन 38 में से ही फिर क्या हुआ कि 5 दवाइयाँ जो हैं, 5 दवाइयाँ मिला करके एक और मेडिसिन बनाई गई जिसको हम कहते हैं रेस्क्यू मेडिसिन। ये भी अपने 5 तरह के मनोभावों को रिप्रेजेंट करती हैं। नाम से ही पता है कि आपातकालीन चिकित्सा के लिए ये काम में आती है।
तो जैसे ये रेस्क्यू रेमेडी बेस्ट फ्लावर की रेस्क्यू रेमेडीज़, इसी प्रकार की पैकिंग में अलग अलग तरह की मेडिसिन होती है। मात्र 38 प्रकार की मेडिसिन। मित्रों, उन 38 मेडिसिन से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो वो तो हम अपने केस स्टडी करते करते जब स्टडी करेंगे, केस स्टडी का एग्जाम्पल लेते लेते, तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इन 38 बदलावों के अनुरूप जो मेडिसिन बनती हैं उनको बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ कहा जाता है। बेच हो गया जो इनके बनाने वाले, इनके इन्वेंटर थे डॉक्टर एडवर्ड बेच, उनके नाम से, और फ्लावर रेमेडी यानी फूलों से बनने वाले रेमेडीज़। मित्रों, इसमें 38 में से भी क्या होता है, 37 तो फूलों से हैं प्लस 1 वाटर से, रोक वाटर से, लेकिन हम इनको साथ ही 38 मेडिसिन बोलते हैं। और फिर 38 में से 5 को मिक्स करके एक दवा बनाई जिसको हमने रेस्क्यू रेमेडी बोला। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं, परिचय के बाद में हम बात करते हैं कि ये जो रेमेडीज़ हैं, बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ हैं, वो अनोखी क्यों हैं। बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ अनोखी क्यों हैं? देखिए, मतलब क्या है कि हम देखिए करते हैं, बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ अनोखी क्यों हैं, मतलब क्यों अनोखी हैं। What is unique about बेस्ट फ्लावर रेमेडीज? हम देखेंगे इसमें कि बेस्ट फ्लावर रेमेडी अनोखी क्यों है। तो मित्रों, इस विद्या में कुल 38 दवाइयां हैं जो शारीरिक या मानसिक बीमारियों में काम करती हैं। किसमें काम करती हैं? शारीरिक, फिजिकल और मानसिक यानी मेंटल बीमारियों, डिजीजेज, ये शारीरिक और मानसिक बीमारियों में काम करती हैं 38 मेडिसिन। होम्योपैथी में हजारों दवाइयाँ इन बीमारियों को दूर करने में इस्तेमाल होती हैं, जबकि इसमें क्या है, मात्र 38। एक तो ये चीज़ अनोखापन आ गया। दूसरा, ये जो दवाइयाँ हैं किसी प्रकार से हानिकारक नहीं होती, हार्मफुल नहीं होती, फूलों से बनी है, उनके मेंटल जो कैरेक्टर्स हैं वो काम में लेने हैं, हार्मफुल नहीं होती। दवाई की खुराक कम या ज़रूरत से ज़्यादा ली जाए या गलत भी दी जाए तो इसका शरीर पर बुरा असर नहीं पड़ता। कहने का मतलब, आपकी दवा यदि सटीक लग गई तो सीधा जाके अलक्ष्य को भेदेगी, नहीं तो क्या है, साइड से निकल जाएगी, लक्ष्य तक नहीं पहुंची तो ठीक इसी तरीके से ये काम होगा। यदि हम मित्रों तीसरी बात यदि हम कहें इसके बारे में कि अनोखी क्यों है, कोई भी साधारण बुद्धि वाला और साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी चिकित्सा खुद कर सकता है। और इससे रिलेटेड जैसे मैं बताऊं, जैसे मेरी बुक्स पढ़ने के बाद भी अपना इलाज खुद कर सकता है और दूसरों के इलाज में भी मदद कर सकता है। अब मित्रों, हम एक अनोखी दूसरी बात भी करें। कोई भी व्यक्ति किताबें पढ़कर या मेरा ये वीडियो देख करके अपना व्यवसाय
करने के लिए इसे अपना सकता है। और सबसे अनोखी बात कि इस व्यवसाय में, चिकित्सा के इस तरीके में भारत में अभी भी आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और अनोखी बात मित्रों, यदि कोई रोगी देसी यानी आयुर्वेदिक दवाइयाँ या होम्योपैथी दवाइयाँ या एलोपैथी मेडिसिन ले रहा हो या लेना चाहे तो उन दवाइयों के साथ ये दवाइयाँ भी ली जा सकती हैं। मतलब आपको देसी, अंग्रेजी या होम्योपैथी या कोई भी आप चिकित्सा ले रहे हैं तो उन चिकित्सा में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मना नहीं है कि आप इनको साथ नहीं ले पाए, आप इनको साथ ले सकते हैं। और एक और की बात, इस थेरेपी में, बेस्ट फ्लावर रेमेडीज में काम करने के लिए मेडिकल साइंस, शरीर के अंगों, उनकी बनावट या उनके काम करने की जानकारी की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी की जानकारी की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको सामने वाला यानी मरीज़ के मेंटल सिम्टम्स को देखना है, उसके आचार व्यवहार, उनका रहन सहन, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, कैसे सोचता है। इन माइंड के लक्षणों के आधार पर ही आपको अपनी दवा निर्धारित करती है 38 दवाओं में से। तो एक ये अनोखी बात हो गई। फिर एक मित्रों अनोखी बात एक और, कि इस इलाज में रोग के नाम की महत्ता नहीं है कि रोग का नाम क्या है, उसका कोई महत्व नहीं है। और यह भी जरूरी नहीं है कि तकलीफ किस भाग की है। वास्तव में शारीरिक तकलीफ के आधार पर दवाई का नुस्खा बनाया ही नहीं जाता। यानी कहने का मतलब, ये जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो शारीरिक तकलीफ के आधार पर इन दवाइयों का नुस्खा नहीं बना है, ये सब मेंटल सिम्टम्स के आधार पर बने हैं। और सबसे एक अनोखी बात कि ये इलाज बहुत ही सस्ता और सरल है। इसमें शारीरिक रोगों की पहचान के लिए लंबे चौड़े कीमती टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। तो साथियों, ये कुछ इसके बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के कुछ अनोखी बातें थी। अब हम यदि बात करें, अभी हमने बात की कि इस दवा में कोई शारीरिक लक्षणों का महत्व नहीं है, तो हम बात करते हैं शारीरिक लक्षणों की महत्ता नहीं। ठीक है, कैसे? फिर या हम कहें शारीरिक लक्षणों की अप्रासंगिकता, या फिर हम कहें इररिलेवेंस, इररिलेवेंस ऑफ फिजिकल सिम्टम्स। इररिलेवेंस ऑफ फिजिकल सिम्टम्स। अब देखिए, इसका इन मेडिसिन का मानना है कि माइंड रूल्स द बॉडी। यानी मित्रों, शारीरिक अंग मन के हुक्म के अनुसार चलते हैं। शारीरिक अंग मन के हुक्म के अनुसार चलते हैं। और जब कभी मन का कंट्रोल, मन का नियंत्रण, क्या? मन का नियंत्रण किससे?
शरीर से हट जाता है, शरीर से हट जाता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। मन का कंट्रोल शरीर से हटा और शरीर अस्वस्थ, बीमार हो जाता है। जब तक मन स्वस्थ रहता है वो शरीर के बाकी अंगों से अपनी मर्जी के अनुसार काम करवा सकता है और व्यक्ति स्वस्थ और खुश रहता है। जब मन परेशान अशांत हो तो वो शरीर से अपनी मर्जी के अनुसार काम नहीं करवा सकता। या आप अपने रूटीन लाइफ में महसूस करते हैं जिस दिन आपका मूड ऑफ है तो शरीर काम नहीं करेगा, आप ना अपना रोजगार कर पाएंगे, व्यवसाय कर पाएंगे, ना आप घर में ठीक रह पाएंगे, ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से। तो मन का स्वस्थ होना ज़रूरी है। देखिए मित्रों, आयुर्वेद में भी कहा गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी उस परिभाषा को स्वीकार किया। समदोष है, समाग्निश्चय, समधातु मलक्रिय, प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः, प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यादि दिए थे। आपके सारे सिस्टम तो सही हों, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी आपके सारे सिस्टम तो सही हो, लेकिन स्वस्थ है मन इत्यादि दिए थे। लेकिन आपका मन ने भी स्वस्थ होना चाहिए, आपका मन भी स्वस्थ होना चाहिए। तो आयुर्वेद में भी इस कंसेप्ट को सबसे पहले लिया गया और WHO ने भी यही परिभाषा दे रखी है स्वस्थ की, कि व्यक्ति के सारे सिस्टम स्वस्थ हैं, लेकिन यदि मन स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे सिस्टम जो हैं वो फिजिकल है, मन है वो मेंटल सिस्टम है। तो मन स्वस्थ नहीं है तो आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता। और आप इसी पे कंसंट्रेट करते हैं। मन के अनुसार इन दवाइयों का निर्धारण हुआ। जब मन परेशान और अशांत है तो अपने शरीर अपनी मर्जी से के अनुसार काम नहीं कर सकता। ये तो इन सब चीज़ों में जितने भी हम विषय देखेंगे इन सब में हम मानसिक सिम्टम्स को ही आधार मान करके और देखेंगे। अब देखो एक केस से समझते हैं, एक केस से समझते हैं कि एक महिला अपने सहेलियों के साथ खाने की मेज़ पर बड़ी खुशी खुशी खाना खा रही थी। उसी समय जब उसे अचानक खबर मिली कि उसके भाई को एक सड़क दुर्घटना में बहुत चोटें आई हैं और उसे अस्पताल ले जाया गया है। महिला का खाना उसी वक्त बंद हो गया और एक निवाला भी वह निगल नहीं सकी। क्या? या तो स्वस्थ रूप से खा रही थी आराम से खुशी खुशी, और ये सूचना आते ही वो उसका एक निवाला भी वो अपने मुंह में निगल नहीं सकी। जब तक इस सदमे का असर उसके मन पर रहा उसकी पाचन शक्ति वापस ना आई। कहने का मतलब मेडिसिन तो दी गई है लेकिन उसकी पाचन शक्ति जब तक नहीं आई जब तक उसका मन सही नहीं हुआ। एक और उदाहरण से समझते हैं, दूसरे केस से। एक व्यक्ति को आज तक वह दिन याद है जब उसने एक चोर को अपने कमरे में देखा। सिचुएशन समझिए आप, इस एग्जाम्पल से सिचुएशन समझिए। अब क्या होगा, जब चोर आएगा तो क्या डर लगेगा या वो बहादुरी से लड़ेगा? तो क्या हुआ कि डर से उसका गला बंद हो गया, चीख भी नहीं निकली। कई बार ऐसा डर होता है कि चीख निकालना जब चीख नहीं निकलती। आपके सपने में भी होता है, प्रत्यक्ष में भी होता है ऐसा। जब डर इस प्रकार का हो तो किसी किसी को होता है इस प्रकार का कि उसकी गला रुंध गया और चीख भी नहीं निकली। इस घटना की याद उसके मन में डर की लहर चला देती है और रात को नींद नहीं आती। यानी उसके मन से अभी तक वो घटना नहीं गई है और उस पर रात की नींद उसकी उड़ी हुई है। तो मित्रों, जिस प्रकार महिला की पाचन शक्ति उसके मानसिक सदमे से समाप्त हुई और इस तरह ही व्यक्ति यानी कोई आदमी के मन में डर ने उसके शारीरिक अंग यानी गले को अपना काम करने में असमर्थ कर दिया। जैसा कि हमने पहले कहा था, माइंड रूल्स दी बॉडी। शारीरिक अंग मन के हुक्म के अनुसार चलते हैं।
जब तक शरीर में मन शांत है तब तक वह शरीर के सब अंगों से अपने काम करवाने की क्षमता रखता है। शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है। तो मन स्वस्थ होगा तो हम ये कह सकते हैं कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है। यह एक पुरानी कहावत है कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है। हमारा मन स्वस्थ होगा तो हमारा शरीर जो है वो भी स्वस्थ रहेगा। तो मित्रों, स्वस्थ शरीर के लिए मन की शांति जरूरी है। यानी स्वस्थ शरीर के लिए क्या जरूरी है? मन की शांति। स्वस्थ शरीर के लिए मन की शांति जरूरी है। ऋणात्मक विचार यानी नकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार यानी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स मन को परेशान करते हैं। जब तक व्यक्ति की मानसिक क्षमताएं अविचलित अनडिस्टर्ब्ड रहती हैं तब तक मन ही मालिक बना रहता है। समझे आप? यानी मन की जो मानसिक कैपेसिटी है, मानसिक क्षमता है, जब तक वो डिस्टर्ब रहती है, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं रहती है, मन की मानसिक क्षमताएं जब तक शरीर की मानसिक क्षमताएं अनडिस्टर्ब रहती हैं, अविचलित रहती हैं, तब तक ही मन ही मालिक बना रहता है। और यह सुनिश्चित करता है कि भौतिक शरीर के सभी अंग अपना कार्य ठीक से करें और व्यक्ति स्वस्थ रहे। मन डिस्टर्ब हुआ, शरीर के अंग काम नहीं करेंगे प्रॉपर सही तरीके से, सारे सिस्टम्स उसके काम नहीं करेंगे और मन और शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। और मन सही रहेगा तो सारे अंग भी सही प्रॉपरली काम करेंगे और शरीर स्वस्थ बना रहेगा। ये कंसेप्ट है, इनके सिद्धांत हैं ये, इसी कंसेप्ट पे आधारित ये पैथी है। नकारात्मक विचार मन को अशांत करते हैं, नेगेटिव थॉट्स मन को अशांत करती हैं। असहनीय शारीरिक या मानसिक परेशानियां भी व्यक्ति के मूड को खराब करती हैं। बहुत तेज असहनीय शारीरिक और मानसिक परिस्थिति आ रही हैं। एग्जाम्पल तो हम बाद में देंगे, अभी तो हम ब्रीफ देख लेते हैं। कोई भी हो सकती है वो परेशानियां, ये व्यक्ति के मूड को खराब करती हैं। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में या आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी के तनाव में मन को, ये जो तनाव होते हैं वो मन को चैन से नहीं रहने देते। लेकिन परेशानी की सीमा शरीर के किसी शारीरिक अंग को हुए नुकसान से नहीं, बल्कि रोगी को हुई मानसिक परेशानी से मापी जाती हैं। इस भागदौड़ की जिंदगी में मन में तनाव हुआ और ये तनाव जो हमें चैन से नहीं रहने देता। लेकिन अब इस तनाव से कैसा नुकसान हुआ उसको हम शारीरिक परेशानी से, शारीरिक दिक्कतों से नहीं मापेंगे, बल्कि उसे मानसिक परेशानी कितनी हुई, मानसिक परेशानी कितनी हुई इस पैरामीटर पे नापेंगे हम। हमें क्या शारीरिक दिक्कतें हुई वो हम इस पैरामीटर पे मापेंगे कि ये हमें मानसिक परेशानी कितनी हुई। जैसे एक रोगी है, वो अपने जो खोखला दांत है, दांत में कैविटी बन जाती है, दांत में कैविटी बन जाती है, उस दांत की फिलिंग करवाने के लिए दंत चिकित्सक के पास, डेंटिस्ट के पास जाने से डर सकता है। और एक दूसरा रोगी बिना किसी दर्द निवारक के अपना दांत निकलवाना पसंद करता है कि मुझे दर्द निवारक भी नहीं लेना और मैं तो निकलवा लूंगा आसान से। और एक जो है वो वहां जाने से डर रहा है। खोखले दांत वाले व्यक्ति का मन डर के कारण अशांत होता है
और उसे कुछ दवा की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे रोगी को दांतों की अधिक समस्या होती है, उसे किसी दवा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका मन शांत रहता है, उसका मन शांत रहता है। इसे हम अन्य उदाहरणों से भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं कोई भी नाम ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ग्रीस है उसका नाम, अपने पालतू कुत्ते को एक वाहन द्वारा कुचल दिए जाने के बाद पागल हो गया। मतलब ये व्यक्ति जो है, वो उसका कुत्ता था पालतू, वो किसी वाहन से कुचला गया तो वो परेशान हो गया और वो डिस्टर्ब हो गया, और उसे होश में लाने के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ी। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं ये मानसिक स्थिति को समझने का। जैसे जय सिंह ने एक सड़क दुर्घटना में अपने इकलौते बेटे को खो दिया, ठीक है, लेकिन उसने इस सदमे को बहादुरी से झेला। जैसे उसका इकलौता बेटा मरा, लेकिन वो इतनी स्ट्रेंथ से, बहादुरी से उसने उस सदमे को झेला, और उसे अपना मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। तो समझे आप, मानसिक परिस्थितियों के आधार पर, मानसिक स्थितियों के आधार पर परेशानी को मापा जाता है। परेशानी की कितनी चीज़ है वो मापी जाती है, किस लेवल की परेशानी हुई। तो मित्रों, हम कह सकते हैं कि यह शारीरिक या मानसिक परेशानी, ये फिजिकल या मेंटल जो दिक्कत है उसकी सीमा नहीं है जिसके लिए चिकित्सा सहायता की ज़रूरत होती है, बल्कि यह है कि मरीज का दिमाग किस हद तक परेशान हो गया है। समझ रहे आप मेंटल और फिजिकल जो सिस्टम है उसके अनुसार नहीं, बल्कि हमें देखना क्या है कि व्यक्ति का जो दिमाग है, माइंड है, किस हद तक परेशान हो गया है वो, जिसके लिए चिकित्सा सहायता की ज़रूरत होती है। उसी परेशानी के लेवल के आधार पर उसी टाइप की दवा का निर्धारण होता है। अब हम आगे देखेंगे उनको, जब डिटेल में जाएंगे, अभी तो हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इसलिए शारीरिक परेशानी का बेस्ट फ्लावर रेमेडीज द्वारा उपचार से कोई लेना देना नहीं है। पेचिस, माइग्रेन, साइटिका या गठिया जैसी शारीरिक बीमारियों का इसमें नाम से कोई इलाज नहीं है, जबकि पेचिस या माइग्रेन या साइटिका या गठिया से पीड़ित मरीज को बेस्ट फ्लावर रेमेडीज में इस आधार पर इलाज मिलेगा कि इससे उसका मानसिक संतुलन किस तरह से बिगड़ा है। समझे, मतलब बीमारी के नाम से मतलब नहीं है, उस बीमारी के होने से जो वो तकलीफ झेल कर रहा है, उस तकलीफ में उसका जो मानसिक लेवल जो है किस स्तर तक गिरा है, या किस स्तर तक वो मानसिक संतुलन बिगड़ा है, उस आधार पर दवाइयां लगेंगी। अगर मरीज को जैसे हम समझें, अगर मरीज को माइग्रेन है या साइटिका के दर्द के कारण असहनीय दर्द महसूस होता है, तो दोनों मामलों में चेरी प्लम, कौन सी, इनमें एक दवा होती है जो आप आगे देखेंगे, चेरी प्लम क्यों दी जाएगी, उनके लक्षण भी जब मानसिक लक्षण देखेंगे तब समझेंगे। लेकिन अभी एक एग्जांपल से देते हैं कि इन दोनों ही दर्दों में चेरी प्लम की दवा दी जाएगी। अगर उपरोक्त दोनों बीमारियों में परेशानी बार बार आती है, तो उस दोनों मामलों में, जैसे वो बहुत ऐसे नहीं पीड़ा हो रही तो चेरी प्लम, और लेकिन ये बीमारी बार बार आ रही है तो व्हाइट चेस्टनट दवा भी दी जाएगी। कई पुराने यानी क्रोनिक केसेस में मरीज की मानसिक स्थिति एक जैसी होती है, हालांकि शरीर का प्रभावित हिस्सा अलग अलग होता है। बहुत सारे क्रोनिक लोग हैं, अलग अलग आदमियों के अलग अलग तरह के क्रोनिक रोग हैं जिनकी शारीरिक स्थितियां अलग अलग होती हैं, लेकिन मानसिक स्थिति जो है उनमें सिमिलरिटी होती है। तो ऐसे केसेस में बेस्ट फ्लावर रेमेडीज का एक ही नुस्खा जो है उन सभी बीमारियों में काम आएगा। बेस्ट फ्लावर थेरेपी में एक डॉक्टर के लिए जानकर सुखद आश्चर्य होता है कि बेस्ट फ्लावर रेमेडीज का एक ही संयोजन
विभिन्न शारीरिक बीमारियों में उपयोगी पाया जाता है। यह हर किसी के ध्यान में है कि एक बीमार व्यक्ति अपने सामान्य रूप में नहीं रहता है, उसका मूड बदल जाता है। ये तो सबको पता है। डॉक्टर बैस ने बहुत ही सटीक टिप्पणी की, बीमारी पर ध्यान न दें, केवल संकट में पड़े व्यक्ति के जीवन के दृष्टिकोण के बारे में सोचें। यानी बीमारी पर ध्यान नहीं दें, क्या है, संकट में जो पड़ा हुआ व्यक्ति है उसके जीवन के दृष्टिकोण, जीवन के दृष्टिकोण के बारे में सोचें। जैसे कई बार बोलता है किसी के पाँव में दर्द है, डॉक्टर साहब ऐसी कंडीशन है कि मेरे को लगता है कि मैं इस पाँव को काट के फेंक दूं तो मुझे बहुत आराम मिले। बस उसने ये बोला कि मैं अपने किसी काट को फेंक देना चाहता है, किसी से एकदम से छुटकारा पाना चाहता है कि उसे रिलीफ मिल जाएगा। मिले नहीं मिले वो अलग बात है, ऐसे उसकी मानसिक दृष्टिकोण है, तो उसी के आधार पर दवा तय हो जाएगी। लेकिन आप वो मरीज़ क्या बोलता है, उसका जीवन का दृष्टिकोण क्या है, वो अपनी बीमारी के बारे में क्या सोचता है, दवा के बारे में क्या सोचता है, क्या अपने रिएक्शंस देता है, उन सब के आधार पे इनका चयन होता है दवाइयों का। अर्थात बीमारी पर ध्यान न दें, केवल संकट में पड़े व्यक्ति के जीवन के दृष्टिकोण के बारे में सोचें। तो मित्रों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आगे हम जो अन्य लक्षण हैं, जो इंट्रोडक्शन के अन्य पॉइंट्स हैं, उन पर हम देखेंगे। लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। लेकिन आप सीरियल वाइज, सिलसिलेवार वीडियोस को देखेंगे, एक भी वीडियो स्किप नहीं करेंगे और 1 मिनट भी हम आगे नहीं बढ़ाएंगे वीडियो को, तभी हमें ढंग से ये चीज़ें समझ में आएंगी। और समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को एक बार सरसरी तौर पे देखें कि भाई वीडियो में विषय वस्तु क्या है, और उसके बाद आप समझ कर नोट्स बनाने के लिए उस वीडियो को देखें। तो वो जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें आपको बिल्कुल 100% अंतर्ग्राह्य हो जाएंगी और आप क्विक डिसीजन लेने में, मरीज को देखते ही आप क्विक डिसीजन लेने के लिए आप सक्षम हो जाओगे। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है और आपको यदि कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।